हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस हम अपनी पीटी 365 विजन की पॉलिटी की हमने मैगजीन शुरू की हुई है। तो गाइस हमने इसमें आई थिंक 6 या 7 लेक्चर्स ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किए तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमने अपना पॉलिटी का कोर्स शुरू किया हुआ है, पेड कोर्स है, ओनली 1000 रुपीज़ का। अगर आपको ज्वाइन करना है, पूरी डिटेल्स आप मेरे से टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। दैट इज एट मित्तल वैशाली 94। ठीक है, इस पर आप मैसेज मुझे कर सकते हैं। फाइन। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं, दैट इज द राइट टू रिकॉल। देखो गाइस, ये न्यूज में क्यों था। पहली बात क्या, जो हरियाणा असेंबली ने क्या किया है, हरियाणा पंचायती राज सेकंड अमेंडमेंट बिल 2020 को पास किया है, जिसके अंडर क्या होएगा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में जो मेंबर्स इलेक्ट हैं उनको पब्लिक रिकॉल करने का राइट रखती है। फाइन। अब गाइस हम पढ़ते हैं सबसे पहले राइट टू रिकॉल क्या होता है। देखो गाइस, पहली बात हमारे इंडिया में क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। फाइन। डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन जो राइट टू रिकॉल है वो एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का डिवाइस है। फाइन। तो अब हम एक बार दिखते हैं। देखो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, सबसे पहले यही पढ़ लेते हैं। देखो हमारे इंडिया में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो क्या करते हैं, आगे हमारी बात को क्या रखते हैं, उस पर्टिकुलर जगह रखते हैं। फाइन। जैसे लोकसभा में हम अपने क्या करते हैं, किसी भी एमपी को चुन लिया है, वो एमपी क्या करते हैं, हमारे थ्रू अस, मतलब कि अगर वो उसको 10 लाख लोगों ने इलेक्ट किया तो वो 10 लाख लोगों की बात को रिप्रेजेंट करता है। फाइन। उसी तरह क्या होता है, लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो रूल्स या जो इंस्टीट्यूशंस या जो प्रोसेसेस होते हैं उसमें जो जनरल पब्लिक है वो डायरेक्ट वोट करती है, या फिर वो क्या करती है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेट, लॉ, ट्रीटी और पॉलिसी डिसीजन पे जो पब्लिक होती है वो डायरेक्ट वोट करती है। देखो अब ऐसा क्यों, हमारे इंडिया में जो जनता है वो नियर अबाउट पॉपुलेशन है 135 करोड़। फाइन। अब 135 करोड़ अगर ज्यादा अपनी पब्लिक मतलब कि वोट करने लगे तो हमारे तो यहाँ पे बिल्कुल एकदम से क्या हो जाएगा, खोज हो जाएगी ना चीजें। तो इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इसलिए एग्जिस्ट करती है। ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है, जो पब्लिक होती है वो पार्टिसिपेट करती है किसमें, सारी पॉलिटिक्स में, या फिर जैसे भी आपको क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने हैं, लॉज वगैरह बनाने, इन सब डिसीजंस में पब्लिक का क्या होता है, डायरेक्ट रूल होता है। इसके अलावा क्या डायरेक्ट डेमोक्रेसी के वेरियस इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे रेफरेंडम, सिटीजन इनिशिएटिव, प्लेबसाइट, एजेंडा इनिशिएटिव, और जो रिकॉल है वो भी एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक डिवाइस है। देखो रेफरेंडम के अकॉर्डिंग क्या होता है, इलेक्टोरेट के पास अलाउ कर जाता है कि वो डायरेक्टली वोट कर सकता है ऑन अ स्पेसिफिक पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशन और लेजिस्लेटिव इशू। फाइन। मेरे कहने का मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, एक जनता से पूछ लिया जाता है, जो जनता ने वोट किया है उसी जनता से पूछा जाता है, इस इशू पे उनकी वोट मानी जाती है, और वो जो आउटकम होता है वो बाइंडिंग होता है गवर्नमेंट पे। फाइन। इस तरह से होता है। सिटीजन इनिशिएटिव में क्या होता है, इसके बाद इलेक्टोरेट का मतलब आप समझ लो जो जनता आपको वोट देती है। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी इलेक्टोरेट टू वोट ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव मेजर proposed by a people if the proponents of the measure gather enough signatures to support। मतलब कि इसमें क्या होता है, सिटीजन इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, अगर सिटीजन को लग रहा है कि हाँ इससे रिलेटेड कोई लॉ बनना चाहिए तो वो खुद इनिशिएट करते हैं कि हाँ ऐसा हमारा लॉ बनना चाहिए या इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस बनना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, जब मैक्सिमम जो लोग अगर सिग्नेचर कर देते हैं तो उस लॉ को बनाया जाता है। फाइन। प्लेबिसाइट का मतलब क्या होता है, ये भी एक तरह का रेफरेंडम होता है held by the government on the strength of the right of self determination enjoyed by the section of people। ये बाइंडिंग हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। जबकि जो रेफरेंडम होता है सॉरी गाइस, देखो प्लेबसाइट भी एक तरह का रेफरेंडम ही होता है। रेफरेंडम में हम मतलब हमने क्या बोला कि जो जनरल पब्लिक है वो डायरेक्टली वोट करते हैं स्पेसिफिक पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव इशू में। ठीक है। लेकिन वो क्या होता है, बाइंडिंग होता है। फाइन। लेकिन प्लेबसाइट में क्या होता है, वो बाइंडिंग नहीं होता है। एजेंडा इनिशिएटिव में क्या होते हैं, ये भी एक पॉपुलर राइट होता है जो डज नॉट नेसेसरी लेट टू रेफरेंडम हो। मतलब कि ये क्या करती है, पॉलिटिकल एजेंडा पे कुछ क्या करते हैं, इशूज पे या फिर एक स्पेसिफाइड अथॉरिटी पे टू कंसीडर एंड ऑन एक्ट ऑन द प्रपोजल। मतलब कि इसमें क्या होता है, अगर कोई सिटीजन्स को लगता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए तो वो कुछ उस इशू को प्रपोज करते हैं कि ऐसा एक पॉलिटिकल एजेंडा है या फिर स्पेसिफाइड अथॉरिटी है, और उसमें क्या करते हैं, लाइक उनको मतलब कि क्या करते हैं कि हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए। फाइन। सिंपली इट इज अ पॉपुलर राइट दैट डज नॉट नेसेसरी लेड टू अ रेफरेंडम वोट। इट प्लेसेस एन इशू ऑन द पॉलिटिकल एजेंडा एंड रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक अथॉरिटी टू कंसीडर एंड एक्ट ऑन द प्रपोजल। फाइन। कि मतलब आप इस पर्टिकुलर इशू को कंसीडर करो या फिर आप इस पे काम करो। फाइन। अब राइट टू रिकॉल का मतलब क्या होता है, मैं आपको सिंपल भाषा में बता देती हूँ। लाइक अगर आपने किसी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे आपने किसी भी वहाँ के मेंबर को इलेक्ट किया, और अगर आपको लग रहा है कि वो मेंबर उस मतलब कि उस पोजीशन पे जाके वैसा काम नहीं करा जैसे उसने बोला था, तो आपके पास वो हक है
कि आप उस मेंबर को उस जगह से उसकी सीट से रिमूव कर दो। फाइन। राइट टू रिकॉल एक प्रोसेस होता है जहाँ पे जो इलेक्टोरेट मतलब कि जो आप लोग हो जो वोट देते हैं उन्हीं के पास पावर होती है कि वो इलेक्टेड ऑफिशियल्स को रिमूव कर सकते हैं बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। उनकी टर्म एक्सपायर होने से पहले आप उस ऑफिशियल को क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। ये एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। बिल अलाउ करता है कि अगर विलेज सरपंचेस या फिर जो ब्लॉक लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो मेंबर्स हैं अगर वो परफॉर्म करने में फेल हो गए तो क्या करता है, इस बिल के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, जो लोग हैं वहाँ के जो इलेक्टोरेट हैं वो विलेज के सरपंचेस या फिर ब्लॉक लेवल और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत के जो मेंबर्स हैं उन्हें रिमूव करने की पावर रखते हैं। इस रिकॉल करने के लिए क्या पहले क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। जो वार्ड या किसी भी ग्राम सभा के 50% जो मेंबर्स हैं वो राइटिंग में लिख देते हैं तो उस पर्टिकुलर मेंबर के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा ये जो होगा वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू रखा जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, सीक्रेट बैलेट मतलब कि जो लोग चाह रहे हैं कि रिमूव करना तो उनकी जो आइडेंटिटी है वो आपको सीक्रेट रखनी पड़ेगी सो दैट हम क्या कर सकते हैं, उनकी जो बंदों की आइडेंटिटी को हाइड कर सके, उनकी प्राइवेसी मेंटेन कर सके। तो इसके थ्रू सीक्रेट बैलेट के थ्रू इसको फॉलो किया जाएगा। जिसमें इसके अलावा देखो 50% मेंबर्स के तो आपको क्या चाहिए, राइटिंग में चाहिए। उसके अलावा अगर 2/3 मेंबर्स ने वोटिंग कर दी देन वी कैन रिमूव दैट पर्टिकुलर मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल और आइदर विलेज सरपंच। फाइन। इसके अलावा जो कुछ और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ में थे हम देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार कैंपेनर इन इलेक्शंस। अभी क्या है, रिसेंटली जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने कांग्रेस लीडर के कमलनाथ को पार्टी की लिस्ट से रिमूव कर दिया ऑफ स्टार कैंपेनर। फाइन। देखो स्टार कैंपेनर्स क्या होता है, देखो स्टार कैंपेनर्स क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टी की क्या करते हैं, कैंपेनिंग करती है थ्रू सम सेलिब्रिटी। फाइन। तो स्टार कैंपेनर आर नॉमिनेटेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज की आप क्या कर सको, इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में आप कैंपेन कर सको। फाइन। मतलब कि आपने क्या किया, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब जैसे एडवर्टाइजमेंट नहीं होता तो पॉलिटिकल पार्टीज भी क्या करती हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए किन्हें सेलिब्रिटीज या स्टार्स को यूज करती हैं डिफरेंट एरियाज में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या कर सकती हैं, स्टार कैंपेनर्स के थ्रू वो कैंपेन कर सकते हैं। जो लिस्ट होती है स्टार कैंपेनर्स की वो आपको पहले ही चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को कम्युनिकेट करनी पड़ती है हर एक पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है। अभी समझो स्टार कैंपेनर्स क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूज़ में क्यों था, ठीक है। स्टार कैंपेनर्स पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं टू कैंपेन इन अ गिवन सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। अब कौन कैंपेनर करेगा वो खुद पॉलिटिकल पार्टी खुद डिसाइड करेगी, ठीक है। जो लिस्ट होती है स्टार कैंपेनर्स की वो हर एक पॉलिटिकल पार्टी को चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से कम्युनिकेट करनी है या और साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक उसको कम्युनिकेट करनी है विद इन अ वीक फ्रॉम द इलेक्शन नोटिफिकेशन डेट। जैसे इलेक्शन का नोटिफिकेशन आ जाता है उसके विद इन वीक क्या है, आपको जो लिस्ट है वो आपको सीईओ और जो ईसीआई है उसको कम्युनिकेट करनी है एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 77 क्लोज 1 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इसके अलावा जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी, देखो ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो 40 स्टार कैंपेनर्स अलाउड है उनको, जबकि जो अनरिकॉग्नाइज होती हैं लेकिन वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए वो 20 ही स्टार कैंपेनर कर सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी कैंपेनिंग पे आपका एक्सपेंडिचर होता है वो आपका इलेक्शन एक्सपेंडिचर में अकाउंट नहीं होता है। फाइन। मतलब कि आप जो कैंपेनिंग कर रहे हैं लेकिन अगर आप स्टार कैंपेनिंग पे जो खर्चा कर रहे हैं वो खर्चा आपका इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑफ कैंडिडेट में काउंट नहीं होता, ठीक है। हाउएवर दिस ओनली अप्लाइज व्हेन स्टार कैंपेनर अपने आप को लिमिट करता है टू अ जनरल कैंपेन फॉर द पॉलिटिकल पार्टी शी रिप्रेजेंट। मतलब कि आपको एक जनरल कैंपेन है और आपको बस वहीं तक लिमिटेड रहना है। फाइन। अभी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उन्होंने को जो कांग्रेस के लीडर है कमलनाथ उनको रिमूव कर दिया फ्रॉम द पार्टीज लिस्ट ऑफ स्टार कैंपेन। फाइन। रिसेंटली किया जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने स्टार कैंपेन्स के नॉर्म्स को कुछ रिवाइड किया इलेक्शंस और अमंग, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक के अमंग जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें क्या किया, जो स्टार कैंपेन के जो नॉर्म्स है उनको क्या किया, कुछ रिवाइज किया। अभी जो लिमिट लगाई है स्टार कैंपेन पे जरा हम ये देख लेते हैं। फिर देखो अभी तक क्या था, जो रिकॉग्नाइज्ड नेशनल या जो स्टेट लेवल पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको 40 स्टार कैंपेन अलाउड था तो उसको लिमिटेड करके 30 कर दिया। इसके अलावा जो अनरिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको 20 अलाउड थे और उनको लिमिट करके अब कितना कर दिया, 15 कर दिया। इसके अलावा क्या किया, अभी मैंने आपको बताया जैसे ही इलेक्शन की डेट आ जाती है, नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपको जो लिस्ट होती है वो कम्युनिकेट करनी होती है टू चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, विद इन 7 डेज। तो अब जो इसका पीरियड ऑफ सबमिशन है उसको 7 दिन से बढ़ा के कितना कर दिया, 10 डेज कर दिया फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। फाइन। इसके अलावा क्या है, अगर कैंडिडेट क्या करता है, कैंडिडेट या फिर उसका इलेक्शन एजेंट वो अगर स्टार कैंपेनर के साथ स्टेज शेयर करता है रैली पे
तो जो एंटायर एक्सपेंडिचर होगा अदर देन ट्रैवल एक्सपेंसेस वो किस में ऐड होगा, कैंडिडेट एक्सपेंस। अभी हमने क्या बोला कि स्टार कैंपेनर अगर कोई खर्चा हो रहा है वो खर्चा किस में काउंट नहीं होता, कैंडिडेट के इलेक्शन एक्सपेंडिचर में। लेकिन अगर गलती से सपोज करो आपने क्या किया, शाहरुख खान को चूज करा कि आप जाके मेरे पॉलिटिकल पार्टी में कैंपेन करो, ठीक है, तो अकेला शाहरुख खान जाएगा, फाइन, आप जो कैंडिडेट है वो नहीं उसके साथ जाएगा। लेकिन अगर वो कैंडिडेट भी शाहरुख खान के साथ नजर आ गया तो वो जो खर्चा है फिर वो किसमें खर्चा कवर होगा, जो कैंडिडेट का इलेक्शन एक्सपेंडिचर है वो फिर खर्चा उसमें कवर होगा एक्सेप्ट ट्रैवल एक्सपेंसेस, फाइन। तो आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट न्यूज है इलेक्शन एक्सपेंडिचर। अभी क्या है, इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हुए जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है उन्होंने अप्रूव किया है कि हाँ इलेक्शन कैंपेन्स में हमें 10% जो खर्चा है उसको इंक्रीज करना चाहिए, राइट। फॉलोइंग द इलेक्शन कमीशन रिकमेंडेशन to increase the poll expenditure, Ministry of Law and Justice approves a 10% increase in the same for election campaign, right? तो इलेक्शन कमीशन ने ही रिकमेंड की थी कि हमें क्या करना चाहिए, एक्सपेंडिचर को थोड़ा बढ़ाना चाहिए इलेक्शन कैंपेन पे। तो फाइनली जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है उन्होंने इस 10% इंक्रीज को क्या किया, अप्रूव किया। इलेक्शन कमीशन ने आर्ग्यू किया कि अगर हम इलेक्शन कमीशन की रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करें ऑन रैलीज और मीटिंग्स ड्यूरिंग अ पेंडेमिक तो कैंडिडेट को एक और एक्सपेंडिचर उसको मतलब ऐड होगा, फाइन। मतलब कि पेंडेमिक के ड्यूरिंग क्या है, हमें क्या करना है, रैलीज को रेस्ट्रिक्ट करना है, मीटिंग्स को रेस्ट्रिक्ट करना है, तो हमें किसी और वे में क्या करना है, कैंपेन करना होगा, ठीक है। इससे क्या खर्चा बढ़ सकता है और इसी को देख के 10% जो खर्चा है इलेक्शन कैंपेन में उसको इंक्रीज किया। अब इलेक्शन एक्सपेंडिचर के बारे में ये आपको पता होना चाहिए, जो कहते हैं जो स्टैटिक पार्ट है ना यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। अभी क्या है, जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर है वो कहाँ पे मेंशन है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 के अंदर रूल 490 बोलता है कि जो टोटल इलेक्शन का एक्सपेंडिचर है बाय कैंडिडेट वो मैक्सिमम लिमिट से एक्सीड नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर आपको बोला हुआ है कि 1000 पे ही खर्चने तो 1000 पे ही खर्चने हैं, उससे ज्यादा कैंडिडेट नहीं खर्च कर सकता, ठीक है। अगर आप कोई भी रूल में चेंज करते हो तो उसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की अप्रूवल चाहिए होगी। इसके अलावा पार्लियामेंट में आप कितना इलेक्शंस में खर्चा कर सकते हो या फिर स्टेट लेवल पे जो इलेक्शंस होते हैं उसमें आप कितना एक्सपेंडिचर करते हो वो वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, मतलब ठीक है। तो हर एक स्टेट में ये जो एक्सपेंडिचर लिमिट है वो वेरी करती है। लिमिट को फिक्स किया गया फॉर ऑल एक्सपेंसेस सच एज प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजमेंट्स इंक्लूडिंग सोशल मीडिया अकाउंट्स, पब्लिक मीटिंग एक्सेट्रा, इन सब में, ठीक है। तो इलेक्शन एक्सपेंडिचर में ये सब एक्सपेंसेस कवर हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन है वो कैंपेन एक्सपेंडिचर पे कुछ लिमिट रखती है जो भी कैंडिडेट के द्वारा किए जाते हैं बट नॉट बाय पॉलिटिकल पार्टी। देखो गाइस अभी हमने आपको डिस्कस किया कि कैंडिडेट कितना उस इलेक्शन कैंपेन में एक्सपेंडिचर करता है वो काउंट करता है, उस पर लिमिट क्या करती है, इंपोज करती है, नॉट बाय पॉलिटिकल पार्टी। देखो कांग्रेस है ना, कांग्रेस के अंडर तो कितनी सारी वो है ना मतलब कि कैंडिडेट्स, ठीक है। तो हम हर एक कैंडिडेट पे क्या करते हैं, लिमिट पुट करते हैं, ना कि एक पॉलिटिकल पार्टी पे पुट करते हैं, राइट। सो जो लिमिट है वो सिर्फ कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर पे ना कि पॉलिटिकल पार्टी के। इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक अमेंड किया था रूल सो दैट हम एक्सपेंडिचर सीलिंग को बढ़ा सके। और अभी इसको सीलिंग को बढ़ा के कितना कर दिया, पहले अगर लोकसभा इलेक्शन में आप 70 लाख तक अलाउड था, इसको बढ़ा के 77 लाख कर दिया। और असेंबली इलेक्शंस में पहले 28 लाख तक अलाउड था और इस एक्सपेंडिचर को बढ़ा के 30.8 लाख कर दिया। इसके अलावा रूल्स तब तक फोर्स में रहेंगे जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट इन रूल्स को डी नोटिफाई नहीं करते, राइट। ये मैंडेटरी है, हर एक कैंडिडेट जो भी इलेक्शन लड़ रहा है उस कैंडिडेट के लिए मैंडेटरी है कि उसको बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा अपने एक्सपेंसेस के लिए, जो भी पेमेंट होगा वो चेक में ही करनी होगी। इसके अलावा कैंडिडेट्स को सबमिट करना होगा जो भी उसने एक्सपेंडिचर किया है उस पूरी स्टेटमेंट उसको इलेक्शन कमीशन को देनी पड़ेगी विद इन 30 डेज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द इलेक्शन। मतलब जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाएंगे उसके विद इन 30 डेज उसको अपनी पूरी एक्सपेंडिचर जो स्टेटमेंट है वो इलेक्शन कमिश्नर को सबमिट करनी होगी। अगर आपने कोई भी इनकरेक्ट अकाउंट किया या फिर आपने लिमिट से ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर दिया तो उसकी वजह से उस कैंडिडेट को आप अगले 3 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडी। रिसेंटली क्या है जो ECI दैट इज हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या किया है वो अभी तक गाइस इस एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडी से क्या थे, चेयरमैन थे। तो अभी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उन्होंने 1 साल कंप्लीट करी है एज पर द चेयरमैन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडी। और इन्होंने क्या किया, एक इंटरनेशनल वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया है ऑन द इश्यूज
challenges and protocols for conducting elections during the COVID-19। मतलब किस तरह से कोविड-19 के बीच में हम किस तरह से इलेक्शंस को होल्ड कर सकते हैं, क्या उसमें इश्यूज आते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं और किस तरह से हम उनको एड्रेस कर सकते हैं। तो इस पे एक वेबिनार को क्या किया, ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, अब हम जरा इस बॉडी के बारे में पढ़ लेते हैं। जो एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडी है, एक लार्जेस्ट एसोसिएशन ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज वर्ल्ड वाइड, मतलब वर्ल्ड वाइड जितने भी जो इलेक्शन मैनेज करती हैं बॉडीज उन सबका एक लार्जेस्ट एसोसिएशन है। इसको 2013 में एस्टैब्लिश किया गया था। कहाँ पे, साउथ कोरिया। देखो यू शुड नो अबाउट ऑल दिस थिंग। इसका जो परमानेंट सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ पे, सियोल में है। एट प्रेजेंट जो एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडी है इनके पास 115 मेंबर्स है। ठीक है, तो यू शुड नो कि 115 इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज इसकी मेंबर है। लास्ट ईयर क्या है, इंडिया इसका चेयरमैन बना था, मतलब कि हमारे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज के चेयरमैन बने थे फॉर द पीरियड ऑफ 2019 से 2021। 2 साल का जो पीरियड है वो होल्ड करेंगे और 1 साल का पीरियड उनका कंप्लीट हो चुका है। इंडिया का जो एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडी का सेंटर है वो न्यू दिल्ली में एस्टेब्लिश किया गया है, सो दैट हम क्या कर सके, डॉक्यूमेंटेशन, रिसर्च या जो ट्रेनिंग है उन सबको कैरी आउट कर सके, सो दैट हम बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कर सके और अपने ऑफिशियल्स की क्या कर सके, कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके। इसका एम यही है कि हम क्या कर सके, जो इस मेंबर कंट्री हैं, जो कंट्रीज इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है उनमें इलेक्शन मैनेजमेंट की प्रोसेस को हम क्या कर सके, स्ट्रेंथन कर सके। इसके अलावा इसका एम ये है कि हम किस तरह से वर्ल्ड वाइड फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट और पार्टिसिपेटिव इलेक्शंस को क्या कर सके, हेल्ड कर सके और एफिशिएंसी बढ़ा सकें, इफेक्टिवनेस बढ़ा सकें। इसके अलावा ये क्या करता है, कुछ प्रोग्राम्स को कैरी आउट करता है, जैसे इलेक्शन विजिटर एंड ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम इन वेरियस कंट्रीज, सो दैट वो वेरियस इलेक्शन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और नॉलेज को शेयर कर सके विद अदर मेंबर्स ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बोर्ड। फाइन, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी लास्ट न्यूज कवर कर लेते हैं आज की, दैट इज द ओपिनियन एंड एग्जिट पोल। अभी क्या जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने कुछ एडवाइजरीज इशू करी है ओपिनियन पोल पे और एग्जिट पोल पे। अब जैसे आपको पता ही होगा वैसे ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल क्या होता है, नहीं पता तो कोई ना, हम डिस्कस कर ही रही हैं। ओपिनियन पोल क्या होता है, ये बैलोटिंग से पहले कंडक्ट किया जाता है, ये देखने के लिए कि वोटर्स की क्या इंटेंशंस हैं, और एक एग्जिट सर्वे इज कंडक्टेड आफ्टर इलेक्शन। मतलब कि देखो, एक तो जिस दिन वोटिंग होती है उससे पहले क्या एक ओपिनियन पोल रखा जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं वोटर्स की क्या इंटेंशन है उसको हम इमेजिन करते हैं। फाइन, जबकि जो एग्जिट सर्वे होता है वो कब होता है, जब इलेक्शंस खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम सर्वे करते हैं कि एक्चुअली किसको वोट मिली है। फाइन, मतलब पहले हम सोचते हैं कि शायद मैं 110 नंबर ले आऊँ 200 में से, फिर जब पेपर हो जाता है तो फिर मुझे लगता है कि नहीं यार शायद 80 आ जाए, वही वोट है। ठीक है, तो ये तब डिफरेंस है बिटवीन द ओपिनियन पोल एंड द एग्जिट पोल। ठीक है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का सेक्शन 126A है वो क्लियरली बोलता है कि नो पर्सन शैल कंडक्ट एनी एग्जिट पोल एंड पब्लिश और पब्लिसाइज बाय मीन्स ऑफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिसेमिनेट इन एनी अदर मैनर whatsoever the result of an exit poll during such period as may be notified by the election commission in this regard। मतलब कि आरपीएक्ट के सेक्शन 156 के अंदर ये लिखा हुआ है, कोई भी पर्सन एग्जिट पोल को कंडक्ट नहीं कर सकता और ना ही पब्लिश कर सकता थ्रू एनी मीडिया, वाइदर प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थ्रू, कहीं भी प्रिंट नहीं कर सकता कि एग्जिट पोल के क्या रिजल्ट आने वाले हैं। फाइन, इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया कि जो एग्जिट पोल्स हैं वो सिर्फ एक उन्हीं एजेंसीज के द्वारा टेलीकास्ट किया जाता है, इंक्लूडिंग ऑल एजेंसीज ओनली आफ्टर द फाइनल फेज ऑफ पोलिंग। जब पोलिंग का फाइनल फेज हो जाए उसी के बाद क्या कर सकते हैं, वो एजेंसीज टेलीकास्ट कर सकती हैं और कोई भी ओपिनियन पोल कुड बी कंडक्टेड फॉर कंसिडर दैट इट ऑलरेडी वोट, ठीक है, एंड नो ओपिनियन पोल्स कुड बी कंडक्टेड फॉर कंसिडर दैट एट ऑल। और जिनमें वोट ऑलरेडी हो चुके हैं वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज वो ओपिनियन पोल को कंडक्ट नहीं कर सकते। फाइन, देखो अभी हमने बड़ा ओपिनियन पोल क्या होता है, जो इलेक्शन से पहले किया जाता है इंटेंशन ऑफ वोटर को समझने के लिए। एग्जिट पोल क्या होता है, आफ्टर द इलेक्शन किया जाता है। ठीक है, आरपीएक्ट 1951 का जो सेक्शन 126A है वो बोलता है कोई भी पर्सन क्या नहीं कर सकता, इसको पब्लिश नहीं कर सकता थ्रू एनी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, किसी के भी थ्रू क्या कर सकता है, उसको प्रिंट नहीं कर सकता। फिर इलेक्शन कमीशन ने ये डिक्लेयर किया जाता है, पोलिंग का जब फाइनल फेज हो जाए उसी के बाद क्या कर सकते हैं, आप एग्जिट पोल को टेलीकास्ट कर सकते हैं। जो आपको पता है जैसे टेलीकास्ट आपके टेलीविजन पे होता है, वो भी कुछ एजेंसीज है जो ऑल वेबसाइट्स हैं वो उनको टेलीकास्ट कर सकते हैं, लेकिन ओपिनियन पोल्स कहीं नहीं हो सकता जहाँ पे उन कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब ऑलरेडी वोट हो चुके हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे अब इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही पढ़ते हैं। कल हम अपना जो 6th पार्ट है उसको स्टार्ट करेंगे और जल्दी इस वीडियो को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो गाइस चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय।